तो डियर देखिए, आज मैं टॉपिक आप लोगों को लाया हूँ सीमेन के बारे में। ठीक, सीमेन जो कि मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता चुका था। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेमिनल वेसाइकिल से जो सीमेन बनता है, सेमिनल वेसाइकिल से जो सीमेन बनता है, हमने ये भी बताया था कि एक इजैकुलेशन में जो भी स्पर्म और सीमेन आता है उसका 90% सीमेन होता है और 10% क्या होता है, 10% क्या होता है, स्पर्म होता है। तो उसी सीमेन के बारे में बात करें, ये सीमेन कहाँ बनता है ये हमने बता दिया था, सेमिनल वेसाइकिल में। और कैसे सिक्रीट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये सीमेन होता क्या है, स्कैंटी, स्कैंटी मतलब गाढ़ा व्हाइट लिक्विड। कैसा व्हाइट लिक्विड होता है जो बाहर आता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स पूरा होने के बाद जैसे इजैकुलेशन होता है तो वो बाहर आता है, तो स्पर्म सीमेन के साथ आता है, स्पर्म सीमेन के साथ आता है। तो वही सीमेन की बात है। देखिए मेल में जो है इनफर्टिलिटी का मतलब कि बहुत सारा फैक्टर सीमेन पर ही डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर सीमेन पर ही डिपेंड करता है। देखिए कह रहा है कि द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीमेन, नॉर्मल वॉल्यूम यानी कि नॉर्मल वॉल्यूम एक इजैकुलेशन में नॉर्मल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 2.5 से 5 ml होना चाहिए, 2.5 से 5 ml होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें हम मान लीजिए 2.5 ml आ रहा है, जो भी आ रहा है, अगर 1 ml की बात करें तो 1 ml सीमेन में कंटेन 50 to 150 मिलियन स्पर्म, यानी एक ml सीमेन में इतने स्पर्म आते हैं। और उसके बाद व्हेन नंबर ऑफ स्पर्म, व्हेन नंबर ऑफ स्पर्म बिलो 20 मिलियन। अगर देखिए नॉर्मल हमने कहा कि 50 से 150 मिलियंस हैं, लेकिन अगर 20 मिलियन पर ml, एक ml में सिर्फ 20 मिलियन या 20 मिलियन से कम है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आप सीमेन इज कॉल्ड ओलिगोजियोस्पर्मिया, जो कि पिछले क्लास में भी हमने बता दिया था। पिछले क्लास में ओलिगोजियोस्पर्मिया, टेरेटोजियोस्पर्मिया, एस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ये सारी चीजें हमने बता दी थी। लेकिन फिलहाल अभी हम इनफर्टिलिटी टॉपिक पढ़ाएंगे, इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी में हम सारा चीज क्लियर कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर 1 ml में 20 ml, 1 ml में 20 मिलियन से कम स्पर्म है, 20 मिलियन से, तो उसे क्या कहेंगे, ओलिगोजियोस्पर्मिया। और इसी को क्या कहते हैं, मेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी। सीमेन हैज एल्कलाइन नेचर। अब आपको कभी पूछ दे कि सीमेन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है या एल्कलाइन होता है, तो एल्कलाइन होता है नेचर का। ठीक, या बेसिक कह सकते हैं, बेसिडिक नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर नहीं होता है, क्योंकि 7.2 से देखिए पीएच इसका 7.2 टू 7.5 होता है। आगे अगर हम बात करें द रेट ऑफ मोटिलिटी, रेट ऑफ मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब कि इजैकुलेशन के बाद जब स्पर्म में सॉरी इजैकुलेशन के बाद जब सर्विक्स और यूट्रस में स्पर्म चलते हैं, स्पर्म चलते हैं, और उसमें से जो मतलब कि मार्फोलॉजिकली तंदुरुस्त रहते हैं या फिर स्पर्म रहते हैं, बढ़िया मेच्योर रहते हैं, तो वो तेजी से भागते हैं, वो तेजी से भागते हैं। जैसा कि आप इसमें अभी थोड़ा सा मैं देखिए, इसमें देखिएगा वीडियो, थोड़ा सा मैं वीडियो डाला हूं। तो ठीक है, देखा, मोटिलिटी का मतलब ये होता है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म का मतलब इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट अबाउट 3 mm पर मिनट। और ये मोटिलिटी जो हमने अभी को दिखाया आपको, तो इसमें कितना होता है, 3 mm यानी कि 3 मिलीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में ये 3 मिलीमीटर ऐसे मूव करते हैं, ये नॉर्मल मोटिलिटी है। ठीक, स्पर्म के मूवमेंट का नॉर्मल रेट है। ठीक, कितना पर मिनट जाता है टाइम के अपेक्षा। अब अगला बात करते हैं, सीमेन कंसिस्ट ऑफ 10% स्पर्म, ये हमने ऑलरेडी पहले बता दिया है, और 90% सेमिनल प्लाज्मा। क्या होता है, 90% सेमिनल प्लाज्मा होता है। और 90% सेमिनल प्लाज्मा में भी इसको बनाना, 90% में 60% फ्रॉम सेमिनल वेसाइकिल, 60% सेमिनल वेसाइकिल से आता है, सेमिनल वेसाइकिल से आता है, और 30% फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है। किससे आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो यानी 6 3 90%
90% में अगर आपको पूछ ले कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ सीमेंट कौन बनाता है, तो सेमिनल वेसाइकिल, ठीक है, सेमिनल वेसाइकिल से बनता है। जो हमने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, ये सीमेन है, सेमिनल वेसाइकिल है, और ये सेमिनल वेसाइकिल है। दो सेमिनल वेसाइकिल होते हैं, और इधर यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेटर, ठीक, ये यूरेटर आया। तो यहाँ से देखिए, ये टेस्टिस है, टेस्टिस से स्पर्म बनने के बाद देखिए ऐसे आता है यूरेटर के पीछे से, यहाँ पे मिलता है, इधर सेमिनल वेसाइकिल से मिलते हुए एक इधर है, ठीक, यहाँ से यूरेटर के पीछे से ऐसे आता है, सेमिनल वेसाइकिल मिलता, फिर उसके बाद ये क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यहाँ पे क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। फिर उसके बाद यहाँ से आने के बाद यानी कुछ पार्ट ये सिक्रेट करता है, कुछ पार्ट ये, और मैक्सिमम पार्ट यानी कि 60% पार्ट सेमिनल वेसाइकिल, ये दो सेमिनल वेसाइकिल है, इससे सिक्रेट होता है, जो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तो आपको बता दिया था। अब हम बात करते हैं जो ये परसेंटेज है, तो यानी कि जब ये 60% सेमिनल वेसाइकिल बनाता है, सेमिनल वेसाइकिल से जो सिक्रीशन होता है उसमें क्या क्या होता है, और 30% प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सीमेन बनता है उसमें क्या क्या रहता है, ये बहुत जरूरी बात है कि उसमें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे एनर्जी बनती है स्पर्म में, कैसे स्पर्म आगे बढ़ता है, या फिर कौन चीज की कमी हो जाए तो इनफर्टिलिटी हो जाए। ये सारी चीजें हम अभी थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। आप 10% स्पर्म हो जाए, हम 90% के बारे में बात करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं अभी एक टेबल बनाऊंगा, उसी के माध्यम से समझा रहा हूं। तो डियर देखिए, अब जैसे कि कहने में मतलब हमने बताया कि सीमेन का जो है कि कितना पार्ट क्या होता है, तो इसमें देखिए 10%, देखिए 10% एक इजैकुलेशन, जब एक इजैकुलेशन होता है तो उसमें सीमेन भी होता है, स्पर्म भी होता है और सीमेन भी होता है। तो स्पर्म 10% होता है, ठीक, 10%, और सीमेन 90%। 90% में हमने कहा कि सेमिनल वेसाइकिल कितना बनाता है, 60%। 60% सेमिनल वेसाइकिल बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना बनाता है, 30% बनाता है, ठीक। अब देखिए सेमिनल वेसाइकिल से जो सीमेन बनता है उसमें क्या क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, फाइब्रिनोजन और पेप्सिनोजन, ठीक, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये सारे ऐसे जो है कि प्रोडक्ट है, जो कंपाउंड है, जो केमिकल है, जो इसमें बनते हैं, जो एस्कॉर्बिक एसिड हुआ, जैसे कि मतलब ये विटामिन सी, ठीक है, ये विटामिन सी का काम करता है। फाइब्रिनोजन जो है कि स्पर्म के मोटिलिटी को मदद करता है। पेप्सिनोजन जो उसमें प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़ने में काम में आता है। और फ्रक्टोज क्या करता है, फ्रक्टोज टूट के दो पार्ट का ग्लूकोज फ्रक्टोज टूट के ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। फ्रक्टोज आपका क्या है, डाइसैकेराइड है। तो जब ये टूटता है तो इससे ग्लूकोज होता है। तो अब जब ग्लूकोज टूटेगा तो उसमें हमने कहा था कि जो स्पर्म का जो ये हेड है, ठीक, ये स्पर्म का हेड है, हमने ये कहा था। और बीच में हमने कहा था ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है कि आप जो रेस्पिरेशन पढ़े होंगे उसमें क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनता है, जो माइटोकॉन्ड्रियम जाता है, तभी एटीपी का निर्माण होता है, यानी जो सेल है, ये सेल है, सेल में क्या है, सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। उसके बाद ये सेल के बाहर सेल के बाहर क्या है, ये, ठीक, सॉरी, ये सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक। टूटने के बाद ये ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज इसमें एंट्री करता है, किसमें एंट्री, सेल में एंट्री करेगा। तो ये अंदर क्या है, अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। और ये पायरुविक एसिड क्या करता है, यहाँ उसमें बन जाता है, साइटोप्लाज्म बन जाता है। तो ये पायरुविक एसिड चला जाता है किस, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में टूट के जाता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल से क्या बनता है, एटीपी बनता है।
तो ये प्रक्रिया इसमें चलता है, और वही एटीपी एनर्जी जब स्पर्म मिलता है तो स्पर्म मोटिलिटी बढ़ जाती है। इसको स्पर्म को एनर्जी इसीलिए प्रोवाइड कराता है कौन, हमने ये भी क्वेश्चन पूछा था सॉरी, स्पर्म को एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, तो मिडिल पीस से आता है। मिडिल पीस में कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है जो एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब ये एनर्जी तभी बनेगा जब क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तो ग्लूकोज होगा तभी उसका ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो ये फ्रक्टोज 2 कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाता है, इसलिए ये एनर्जी। सिट्रिक एसिड आप जानते हैं, विटामिन सी ये भी करता है। और उसके बाद ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ये हार्मोन्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये हार्मोन्स है। मैंने जब यूट्रस के जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया था तो मैंने ये कहा था कि जब फर्स्ट मेंसेस पास होते हैं, जो ब्लीडिंग पास होता है, उस दौरान अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन नहीं हो तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन इसका काम क्या है, मसल्स के वहां को क्या करना, वैसोकंस्ट्रिक्टर का कार्य करता है, वहां के ब्लड वेसल को चिपका देता है, कोलैप्स कर देता है, टेम्पोररी कोलैप्स कर देता है, और ये क्या हो जाता है, ब्लीडिंग वहां बंद हो जाती है। और यहाँ पे ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, स्पर्म के जो पार्ट हैं, जितने पार्ट हैं उनको एक्टिव करके रखता है। ये हार्मोन्स है, एक्टिव करके रखता है। अब इधर अगर बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, प्रोस्टेट ग्लैंड 30% पार्ट बनाता है सीमेन का। इसमें भी क्या होता है, ग्लूकोज होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, जिंक होता है, ये सब आयन है। अगर जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि कैल्शियम क्या है, कैल्शियम हमारे मसल्स में भी पाए जाते हैं, जो मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को करने में मदद करते हैं। और ग्लूकोज भी, ये भी एनर्जी ही प्रोवाइड कराएगा। हाँ, उसके बाद सोडियम क्या है, सोडियम एक आयन है जो सेल के इस तरफ भी होता है, सेल के उस तरफ भी होता है, लेकिन हाइपर और हाइपो फॉर्म में होता है, इसके बारे में। तो ये जिंक होता है इसमें। उसके बाद बाइकार्बोनेट, ठीक, बाइकार्बोनेट जो कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन जो भी स्पर्म में जो भी इसकी स्पर्म की सेल जो भी रेस्पिरेशन कर रही है, तो CO2 भी तो निकालती होंगी, CO2 निकाल के उसके बाद बाइकार्बोनेट फॉर्म में वो बाहर भी जाता है। तो इसलिए इससे प्रोस्टाग्लैंडेट से क्या होता है, बाइकार्बोनेट भी आता है, जो यहाँ से जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ के वो बाहर निकालता है। और क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग एंजाइम या फैक्टर, ये बात कर लें कि आगे चलते जाते अगर कहीं पे क्लॉट बन गया या थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया तो उसको क्या करेगा, बनने नहीं देगा। ठीक, और मान लीजिए इसके बावजूद भी अगर टिश्यू में कोई हार्ड पार्ट बन गया, इसके अंदर स्पर्म के अंदर कहीं टिश्यू में, टेल में या मिडिल पीस में कहीं बन गया, तो उसके लिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यानी कि टिश्यू, इसके अंदर के जो सेल के टिश्यू हैं उसके प्लाज्मा को एक्टिवेट करने का कार्य करता है। तो ये कुल मिला के, वैसे तो अभी बहुत चीज होते हैं तो इतना डीपली नहीं जाना है, आपके इतने में काम चल जाएगा, क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। क्वेश्चन ये तो हमने ऐसे बता दिया आपको। तो डियर आपको ये सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो इजैकुलेशन में जो स्पर्म इजैकुलेट होता है उसमें सबसे मैक्सिमम पार्ट कितना होता है, सीमेन का होता है। वो भी अगर परसेंटेज पूछ ले तो 90%, अगर स्पर्म का पूछ ले तो 10%, ठीक है। और इसमें भी क्वेश्चन पूछ ले कि 90% में सबसे ज्यादा पार्ट कौन बनाता है, तो सेमिनल वेसाइकिल बनाता है। या फिर ऑल ओवर इसको छोड़ दीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीमेन में फ्रक्टोज होता है कि ग्लूकोज होता है या दोनों होते हैं, तो सीमेन में ग्लूकोज भी होता है और फ्रक्टोज भी होता है, ठीक। तो ये है, कैल्शियम भी होता है, ये सारी चीजें कभी कभी आपको पूछ सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ऑल ओवर ये डियर आपका क्या था, सीमेन था। सीमेन के बारे में हमने सोचा क्वेश्चन जहां से पुट अप करें तो ये बता देंगे, तो इसको नोट कर लीजिए और देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। तो अब हम अगला क्लास क्या करेंगे, अगला हम इनफर्टिलिटी के बारे में बताएंगे। इसलिए मैंने सीमेन इसलिए बता दिया कभी जब इनफर्टिलिटी हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनफर्टिलिटी मेल में और फीमेल में इनफर्टिलिटी कैसे, यानी कि जो गाँव के भाषा में बाझपन कहते हैं, या फिर जो कहते हैं कि उसको स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, ठीक।